एंड उसमें क्या होता है ना कि यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सम टेलीग्राम ग्रुप और समवेयर, मतलब वहां पे आपको पता होता है कि अरे इतने लोगों का हो गया। एंड जिनका हो जाता है उनके आप ऑनलाइन इंटरव्यूज देखते हो, जिनका हो जाता है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनका हर जगह नाम देखते हो। तो आपको उसमें और वो लगता है कि ओके, आई मे आल्सो हैव बीन देयर, आई आल्सो गिवन मॉक इंटरव्यूज इन मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड आई थिंक क्रैक्ड इट बी वाज वन ऑफ देम। बट जब सिलेक्शन नहीं होता है तब किसी का फोन नहीं आता है, पहले बहुत फोन आता है कि मॉक इंटरव्यू देना है, ये करना है, वो करना है। तो आई थिंक जब सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी फोन आया, दैट इज क्रैक्ड इट बी इज द ओनली प्लेटफॉर्म। आई थिंक आप अकेले थे जिनका मेरे को फोन आया। सिलेक्शन नहीं हुआ उसके भी कुछ दिन बाद कि अच्छा मोहन क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, एंड इट्स ओके, इट विल हैपन नेक्स्ट ईयर। तो आई थिंक आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कि आपने उस टाइम पे थोड़ा कंसोल किया। एंड आपको फिर थोड़ा मेनली ये है कि उस टाइम पे कोई हौसला बांधने वाला चाहिए कि हाँ कोई बात हम्म। नहीं, होता है, इट इज लाइफ, इट हैपेंस, एंड अब नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार हो जाएगा। एंड यू शुड कीप। Hello students, welcome to Crack Grade B online learning platform. So today we have special guest with us, Mr. Mohan Sharma. So first of all, many congratulations Mohan for All India rank 31 in RBI Grade B 2023 exam थैंक यू सर। after securing All India rank 11 in IFSCA Grade A in 2023 exam. So two achievements in a single year. And last year, I remember that you missed by closely, I think, 3 marks in the RBI यस grade. So, what was your feeling at that time, and now two exams in a single year? सर 2022 में आई थिंक हाँ आई मिस आरबीआई ग्रेड बी फाइनल कट ऑफ बाय 3 मार्क्स। एंड सर of course that time though the feeling was that I was heavily dejected, मतलब because uh, to reach so close, आप जब इंटरव्यू तक पहुंचते हो, इंटरव्यू भी it was not very bad, तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो that I may get selected। Mhm. एंड जब आप देखते हो कि आपका नहीं हुआ तो then it hits you like a brick। एंड जब आप स्कोर कार्ड देखते हो स्पेशली that I missed it by such a close margin, तब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो फॉर अ कपल ऑफ डेज आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, आई रिमेम्बर, मतलब। एंड उसमें क्या होता है ना कि यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सम टेलीग्राम ग्रुप और समवेयर, मतलब वहां पे आपको पता होता है कि अरे इतने लोगों का हो गया। एंड जिनका हो जाता है उनके आप ऑनलाइन इंटरव्यूज देखते हो, जिनका हो जाता है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनका हर जगह नाम देखते हो। तो आपको उसमें और वो लगता है कि ओके, आई मे ऑल्सो हैव बीन देयर, उनको आप उनके आप शायद वो भी देखोगे ऑनलाइन कि आप उन लोग ट्रेनिंग के लिए गए हैं, कहीं से सुनने मिलता है कि उनको अब ताज में रुकाया हुआ है, वो ट्रेनिंग के लिए गए हैं। तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट देन आई रिमेम्बर कि ऐसा लगता है कि पीपल ओनली सेलिब्रेट दोज दैट आर विक्टोरियस। तो उस टाइम पे आई ऑल्सो रिमेम्बर that last year I had also given mock interviews in many platforms and I think CrackDB was one of them। बट जब सिलेक्शन नहीं होता है तब किसी का फोन नहीं आता है, पहले बहुत फोन आता है कि मॉक इंटरव्यू देना है, ये करना है, वो करना है। तो आई थिंक जब सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी फोन आया, दैट इज क्रैक्ड इज द ओनली प्लेटफॉर्म। आई थिंक आप अकेले थे जिनका मेरे को फोन आया। सिलेक्शन नहीं हुआ उसके भी कुछ दिन बाद कि अच्छा मोहन क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, एंड इट्स ओके, इट विल हैपन नेक्स्ट ईयर। तो आई थिंक आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कि आपने उस टाइम पे थोड़ा कंसोल किया। एंड आपको फिर थोड़ा मेनली ये है कि उस टाइम पे कोई हौसला बांधने वाला चाहिए कि हाँ कोई बात Mhm. नहीं, होता है, इट इज लाइफ, इट हैपेंस, एंड अब नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार हो जाएगा। एंड यू शुड कीप ट्राइंग। एंड फर्स्टली, सेकेंडली क्या होता है कि हम्बल हो जाते हो आप बहुत ज्यादा, मतलब आई थिंक बहुत लोग जो इस एग्जाम में कभी फेल होंगे, आरबीआई के एग्जाम में, अभी नहीं आगे भी, वो फर्स्ट टाइम कहीं लाइफ में फेल होंगे ज्यादा, इतना मतलब मैसिव स्केल में जो फेलियर देखेंगे। तो इट हम्बल्स यू डाउन, इट क्वाइट्स यू डाउन कि हाँ चलो ठीक है, आई नीड, देयर आर एरियाज वेयर आई नीड टू इम्प्रूव एंड आई नीड टू मेंटेन माई काम। तो उस तरह से सर वो फीलिंग थी। एंड नाउ इट इज entirely different, as in you learn from your mistakes. I've learned from my mistakes in the past year. I have corrected them and I have tried to improve upon my strong areas। तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि क्या गलत नहीं करना है, क्या सही करना है, इससे ज्यादा क्या गलत नहीं करना है, ये आपको पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं यू नो दैट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस, आई हैव वन फुट इन द रूम ऑलरेडी। तो आप उन यू प्ले विथ योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड यू मैक्सिमाइज योर ओन चांसेस, एंड one day or the other you find your name in the roll numbers list। So I think that's how it is। About your background and how did you means how did you start your preparation for RBI Grade B, and how many times you attempted RBI Grade B before this? So any other banking exams you appeared, or any UPSC background you have? सर यूसी का round नहीं था।
Actually, I'm from I've done my BTech in computer science from Mumbai itself. तो आफ्टर ग्रेजुएशन एंड दिस थिंग, मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया था. उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. सो आई वर्क फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. आई वर्क फॉर ESIC. एंड वाइल वर्किंग फॉर ESIC आई थॉट कि हाँ चलो ठीक है. उसी टाइम पे जब मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपेयर कर रहा था, मैंने काफी बैंकिंग एग्जाम्स भी दिए थे. आई हैड आल्सो गिवन एंड आई हैड आल्सो क्लियर्ड RBI असिस्टेंट उस टाइम पे. बट मैं ESIC में था, तो आई थॉट आई डिडंट वांट टू जॉइन दैट. आई वाज एन SSO इन ESIC. एंड IBPS PO, SBI PO, वो सब भी मैंने उस टाइम पे दिया था. तो आई हैव नॉन UPSC गवर्नमेंट जॉब बैकग्राउंड. मतलब 1-2 साल का मेरे को एक्सपीरियंस था कि बैंकिंग एग्जाम्स का क्या पैटर्न होता है, क्या हम्म। सिलेबस होता है. RBI ग्रिड बी के लिए सर, आई थिंक दिस वाज 2023 अटेम्प्ट वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट. शुरू के जो 2 अटेम्प्ट्स थे वो मैंने, मतलब नॉन सीरियस अटेम्प्ट्स ही एक तरह से थे. मतलब आप देखने जाते हो कि एग्जाम क्या है, व्हाट इज ऑल द फस अबाउट, व्हाट इज ऑल द क्रेज अबाउट. सो उस तरह से दोनों टाइम मेरा प्रीलिम्स हुआ नहीं था शुरू के दोनों टाइम में. 2022 वाज माय फर्स्ट वेरी सीरियस अटेम्प्ट फॉर RBI ग्रेड बी. उस टाइम पे आई डिसाइडेड दैट आई थिंक आई वांट टू बी देयर. आई वांट टू बी अ ग्रेड बी ऑफिसर इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड 2023 के बाद 2022 में, सॉरी, एंड 2023 वाज माय सेकंड सीरियस अटेम्प्ट फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. So last year you missed by 3 marks, and this year you are appearing in the interview phase one, phase two, and the interview specifically for interview. So fear of failure is always there in mind. यस सर. So, and if it comes to at any stage में मतलब कभी भी माइंड में आ जाता है जब हम फेज वन का एग्जाम दे रहे हैं, फेज टू का दे रहे हैं, या इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऐसी चीजों को मतलब जब ऐसा फियर रहता है माइंड में, तो कैसे वो जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे, या इंटरव्यू में जाने से पहले, या इंटरव्यू के बाद भी ये सेम चीज फील कर रहे होगे कि लास्ट ईयर में ऐसे मिस हो गया था, तो उस ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए? सर मेनली इट्स अबाउट टेलिंग योरसेल्फ दैट इट्स ओके टू फेल. सबसे पहले तो वही है. आई थिंक मैं जब नॉन सीरियस अटेम्प्ट्स भी दे रहा था, आई वाजंट कमिटिंग माई सेल्फ फुल्ली टू द प्रिपरेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी. तो लोगों को डर ये लगता है कि मैंने मेहनत की और नहीं हुआ तो क्या होगा, हाउ वुड आई बी एबल टू हैंडल दैट. बट हो जाएगा. यू शुड, हम्म। आप जब ऐसी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे कोई भी बड़ी सीरियस एग्जाम हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी हो या UPSC हो, सबसे पहले आपने स्टार्ट ऐसे ही करना है. आपने खुद को बोलना है इट्स ओके टू फेल. एंड यू शुड टेल योरसेल्फ दैट यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दैट एंड इट्स ऑल राइट. ठीक है. मतलब फियर ऑफ फेलियर, डरने की वजह से आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, ऐसा तो बिल्कुल ही मत करो. एंड पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. मतलब चांस अपने मैक्सिमाइज करो ना. देखो क्या होता है, देखे देखो एक बार करके तो देखो क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा. यू सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गिविंग दिस एग्जाम, दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन बैंक. आई थिंक बैंकिंग एस्पिरेंट्स में, या जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं, उनके उसमें भी एग्जाम ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है. अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी हैव अ जॉब इन देयर हैंड्स. तो टू दोज एस्पिरेंट्स स्पेसिफिकली, यू ऑलरेडी हैव अ जॉब, देयर इज नॉट मच टू लूज. ठीक है. तो यू ऑलरेडी हैव अ लाइफ. उसमें इफ यू गेट दिस, ठीक है, कुछ मिल जाएगा. इफ यू डोंट गेट दिस, यू ऑलरेडी हैव समथिंग दैट यू कैन वर्क विद इन योर लाइफ. तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप दैट आई डिड वाज आई टोल्ड माई सेल्फ दैट, आई कन्विंस माई सेल्फ कि ठीक है मोहन, लेट्स ट्राई, लेट्स गिव इट अ कपल ऑफ इयर्स. ठीक है, विल सेट असाइड सम टाइम, विल गिव इट अ कपल ऑफ इयर्स. उसके बाद नहीं होगा तो देख लेंगे ना क्या हुआ. एटलीस्ट यू वुड नो दैट यू ट्राइड. Because I think I have realized this, that the regret of not trying is much much worse than the regret of trying but failing. तो एक बार ट्राई करो, ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज when you're in your 30s, when you're working in a public sector bank, when you're working in a public sector organization, and you regret and you think यार मैंने ट्राई तो करना चाहिए था, तो एटलीस्ट वो फीलिंग तो नहीं आएगी. ट्राई तो कर लिया, नहीं हुआ तो क्या हो गया ज्यादा से ज्यादा. So, Mohan, let's start that how you prepared phase one, and सबसे पहले phase one की ही बात करते हैं. क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग बहुत टफ, मतलब लेंदी लेवल हो गया, या टफ कह सकते हैं. नॉर्मल स्टूडेंट्स टफ समझते हैं उस पेपर के पैटर्न को, स्पेसिफिकली क्वांट रीजनिंग को. देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल भी, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर था, बट रीजनिंग में स्कोर नहीं कर पाए थे. एंड जीए आल्सो अनप्रिडिक्टेबल हो गया है लास्ट 3 ईयर से. 2019 तक था कि आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर लो, पॉपुलर मैगजीन्स, उससे हो जाता था. और जनरली देखा है कि मोस्टली इंडिया में जो एक हैबिट है कि किसी ने बोल दिया कि ये मैगजीन फॉलो करनी है, तो सभी स्टूडेंट्स वही फॉलो करने लग जाते हैं. सर मैंने मतलब फेज वन तो आई हैव बीन गिविंग सिंस द पास्ट 4 years, सो आई हैव प्रीटी गुड आइडिया अबाउट इट. मतलब उसमें फेज वन का कट ऑफ पहले तो कम होता था. ठीक है. आई थिंक 2 years ago it was close to 120. लास्ट 2022 में it was 60s, and 2023 में it is
in 50s. So I think they have been increasing the level of phase one like anything. ठीक है, आई थिंक मैंने एसबीआई पीओ का भी मेंस दिया है, काफी साल दिया है। तो आई वुड से कि एसबीआई पीओ के मेन से भी ज्यादा डिफिकल्ट आज के डेट में आरबीआई ग्रेड बी का प्रीलिम्स है। एंड फेज वन के लिए सर स्पेसिफिकली पहले तो मेरे को बैंकिंग एग्जाम का एक्सपीरियंस था। तो कौन पहले तो इंग्लिश, आप अगर इंग्लिश से स्टार्ट करें, इंग्लिश स्कोरिंग है। इंग्लिश मतलब फेज वन का जितना भी लेवल बढ़ रहा है, इंग्लिश का लेवल नहीं बढ़ रहा है। तो हम्म। आपका अगर कट ऑफ ओवरऑल 50 है, तो आपको 50 में से आपने ट्राई करना है कि 25 to 30 मार्क्स आपको इंग्लिश में ही लाना, क्योंकि वो अकेला है जो जिसका लेवल नहीं बढ़ रहा है। एंड इंग्लिश इज द सेम फॉर एवरीवन। इंग्लिश इज द सेम फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो इंग्लिश में आपने स्कोर करना है। कॉन्ट एंड रीजनिंग के लिए मैंने सर ये किया था, सिंस आई रियलाइज कि पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो मैं एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के मॉक टेस्ट जो है ऑनलाइन वो दिया करता था, एंड जानबूझ के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किया करता था। उसमें सर दो चीजें हैं, पहले तो एक्यूरेसी एंड देन स्पीड। ठीक है, आपको स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब कॉन्ट के लिए तो मैंने ये किया था कि मैंने आई हैड completely memorized this tables from 1 to 40, और calculations के जो tricks होते हैं, squares, cubes, reciprocals, everything I done. Reasoning के लिए I used to try and solve one puzzle every day. सिलोजिज्म मेरा थोड़ा वीक था, तो सिलोजिज्म पे काम किया। जो वीक एरियाज है आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप मॉक टेस्ट देंगे, आप सिलेबस देखेंगे, और आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। और आप अगर जब आप टेस्ट देंगे ना, तब आपको एक और चीज समझ आएगी कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने। बिकॉज क्वांट और रीजनिंग में इट कम्स डाउन टू दैट ओनली एट द एंड ऑफ द डे। बिकॉज अगर कट ऑफ 9 है, तो आपको रीजनिंग में आई थिंक द पेपर इज ऑफ 60 मार्क्स, और कट ऑफ 9 जा रहा है 60 में से, तो यू वुड नॉट बी एबल टू स्कोर 30 और 40 एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा ये पजल मे बी आई बी एबल टू सॉल्व दिस, आई प्रॉब्ली वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व। और देख के ही वो आइडेंटिफाई हो जाना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो आपको प्रैक्टिस कर करके और सॉल्व कर करके ही आएगी। कॉन्ट और रीजनिंग में मेरा एक ही वो मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। स्पेशली जो लोग यूपीएससी बैकग्राउंड से भी आते हैं, उनका वो है कि हमको इसकी एक्सपीरियंस नहीं है या ये नहीं है, वो नहीं है। तो ट्राई एंड सॉल्व सम पेपर्स, ट्राई एंड गेट द हैंग ऑफ द पेपर। जीए का सर, जीए हैज बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आई थिंक लास्ट 2022 से 2023 के बीच में भी वी वर एबल टू सी अ वेरी गुड शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन जीए। तो जीए के लिए सर आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट भी किया था, लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि फेस क्लाउड से करो, फेस क्लाउड से करो। मैंने पीडीएफ उठाया, मेरे से सर बिल्कुल नहीं हुआ वो। एक एक मंथ का पीडीएफ मैंने देखा, 200 200 पेज, 100 100 पेज, 250 पेज। मैंने कहा ये मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने ऑनलाइन कुछ और सोर्सेस रिफर किए, मैंने खुद के नोट्स बनाए जीए के लिए, और मैं उससे करता था। उसके अलावा मैंने एक फाइनेंशियल डेली स्टार्ट किया। मैंने रियलाइज किया था 2022 के अटेम्प्ट से कि फाइनेंशियल डेली आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों में हेल्प करेगा। तो आई स्टार्टेड रीडिंग अ फाइनेंशियल डेली। मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ा था, आप लाइव मिट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आरबीआई की वेबसाइट को मैंने रेफर किया। आई रेड इट थरली। मैं एवरी फ्यू डेज आई यूज्ड टू रीड द वेबसाइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ऑनलाइन कुछ वीडियोस भी है, कुछ जीए के कुछ वीडियोस भी आ जाते हैं ऑनलाइन, उससे मैं रेफर करता था। तो मेनली आई डिड नॉट शिफ्ट मच फ्रॉम द पैटर्न फॉर जनरल अवेयरनेस स्पेसिफिकली दैट आई यूज फॉर बैंकिंग पीओज और अदर एग्जाम्स, बिकॉज आई न्यू कि सेक्शनल कट ऑफ एट द एंड ऑफ द डे मैं क्लियर कर लूंगा, और ओवरऑल जो कट ऑफ है वो प्रिटी लो जाता है, वो भी मैं क्लियर कर लूंगा। तो आई डिड नॉट रेफर टू सम आप जैसे बोल रहे थे कुछ मैगजीन या कोई 200 पेज का पीडीएफ, 300 पेज का पीडीएफ, नहीं, वो उतना टाइम भी नहीं था मेरे पास, और मुझे पता था उतना मुझसे होगा नहीं, तो मैंने वो किया भी। ओके ओके। एंड स्पेसिफिकली जैसे कि मंथ्स की बात आती है कि कितने मंथ्स का करंट हम्म अफेयर पढ़ना, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो अलग अलग है, कोई कहता है कि 6 मंथ, कोई 8 मंथ, इवन हम्म 12 मंथ्स भी रिकमेंड करते हैं सिलेक्टेड हम्म कैंडिडेट्स। हम्म। तो हाउ मेनी मंथ्स यू विल रिकमेंड? सर ये इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन आपके पास कितना टाइम है। इफ यू आर अ कैंडिडेट हु इज सिटिंग एट होम, तो आपके पास अगर और कुछ करने को है नहीं, आपने प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर दिया है, इफ यू आर हाफ वे थ्रू योर प्रिपरेशन बाय दिस पॉइंट, आपका फेज टू का भी सिलेबस हो गया है, तो आप 6 महीने का कीजिए। आपके पास और टाइम है तो आप 8 महीने का भी कीजिए, इस तरह से कीजिए। बट अगर एग्जाम आप परस्पेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ कि यू हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम, सो एक्सपीरियंस है आपके पास कोई? एक्सपीरियंस वाइज सर मैं बोल सकता हूँ 4 to 6 मंथ्स इज इनफ। मैं जैसे लास्ट मैं 2022 में आई थिंक 4 मंथ्स का करके गया था। इस टाइम आई वाज एबल टू कंप्लीट क्लोज टू 5 मंथ्स जी। उससे ज्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं था, और उससे ज्यादा मुझे लगा भी नहीं। आई थिंक द दिस थिंग एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो गोज डाउन कंसिडरेबली। अगर आप पीछे का करने जाओगे तो और फिर बहुत ही कर सकते हो फिर पीछे का। बट जितना आप एफर्ट उसमें लगाओगे कंप्लीट करने में, कंपेयर कंपेयर टू आपको जितना रिवॉर्ड मिलेगा एग्जाम में, उसका इट द रेशियो गोज डाउन कंसिडरेबली।
अगर आप और पीछे जाते जाओगे। तो मेरे हिसाब से आई वुड से 4 to 6 months इज इनफ ओके फॉर द एग्जाम ओके। पर्सपेक्टिव। और एक और पॉइंट में, जैसे कि प्रैक्टिस इज द मेन की, हम्म। ठीक है, उसके अलावा जब पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस है आपका 3 इयर्स का, तो हाँ। कौन से क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए कि जो इजीली सोल्व हो जाए? जैसे कि अ, कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे हमने देखा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर हम्म सीरीज है, एक हम्म डीआई भी इजी आता है। तो हम्म। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? कुछ एडवाइस करना चाहेंगे जो सर एस्पिरेंट्स को? इसमें इट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज आर। अभी कुछ लोग हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिफिकल्ट लगते होंगे, कुछ को डीआई डिफिकल्ट लगता होगा। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरे को, हर एक किसी का कोई कंफर्ट जोन होता है। जैसे किसी का अगर कंफर्ट जोन है डीआई सॉल्व करना, तो उसको डिफिकल्ट डीआई भी इजी लगता हम्म है ना। पहले तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से खेलिए, प्ले अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स। उसके अलावा आप अगर पेपर एनालाइज करेंगे तो जैसे आपने बताया कि एक डीआई इजी आता है, एक ये होता है, एक वो होता है, तो आप क्वेश्चन रीड करते करते आपको समझ में आ जाएगा दिस इज प्रॉब्ली नॉट द इजियर वन, ये ज्यादा इजी वाला डीआई नहीं है। तो मेनली आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट भी करने हैं। तो आपको हम्म सारे क्वेश्चंस एक बार देख के आपको समझ में भी आना चाहिए कि कौन सा वाला इजी है, कौन से ये क्वेश्चंस मैं कर पाऊंगा। एंड ओवरऑल आपको पेपर सॉल्व करते करते आइडिया लग जाता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसे लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करते करते मुझे आइडिया लग गया था कि इसका कट ऑफ भी 50-60 के आसपास ही रहेगा। तो आई डू नॉट नीड टू स्कोर लाइक अ 20, लाइक अ 15-17, कुछ इतना स्कोर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब 20-25 स्कोर करने की जरूरत नहीं है, 15-20 स्कोर कर दिया अकाउंट में तो इट्स इनफ। So again, in the for the reasoning, like input output is there, coding decoding, blood relation, direction, critical reasoning. So which area you targeted in the exam? सर मैंने मेनली तो मैंने एक पजल आइडेंटिफाई किया था कि मेरा एक Mm-hmm. पजल है, एक पजल हो जाना चाहिए। इनपुट Mm-hmm. आउटपुट मुझे काफी डिफिकल्ट लगता था। ठीक Mm-hmm. है। एंड क्रिटिकल रीजनिंग आल्सो आई फाउंड डिफिकल्ट। उन दोनों को छोड़ के बाकी जो है एरियाज, जैसे Mm-hmm. सिलोजिज्म हो गया या कुछ और एरिया हो गया, तो मैंने वो आइडेंटिफाई किए कि ये मेरे थोड़े डिसेंट एरियाज है, इसमें आई कैन वर्क अराउंड थिंग्स। तो उसके हिसाब से मैंने किया। मेनली आपको इट्स ऑल्सो अबाउट क्या छोड़ना है, ये मुझे Mm-hmm. छोड़ देना है, वो आपको समझ में आना चाहिए प्रैक्टिस से थोड़ा सा। Okay, okay. So now comes to the phase two part, and phase two, like descriptive has been introduced. So last year you are also prepared, so you know very well that, and you were also prepared for the descriptive. So what should be the strategy for a beginner? When suppose you appeared in 2021, 22, हम्म। 23. So 21 they introduced the descriptive. Then as a beginner, how should someone approach for this descriptive writing specifically? सर सबसे इम्पोर्टेंट तो ड्राफ्टिंग स्किल्स है। ठीक है। फॉर Mm-hmm. एग्जाम्पल आई, ऑल्दो आई हैव नेवर अपीयर्ड फॉर यूपीएससी, आई हैव बीन इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग एंड नोटिंग एंड ऐसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। मैं बचपन से काफी इन्वॉल्व रहा हूँ इन चीजों में, एंड आई ऑल्सो लाइक टू पार्टिसिपेट इन सच कॉम्पिटिशंस। तो मुझे Mm-hmm. उस एरिया में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था Mm-hmm. that I would probably, if you are able to give me a topic, I would probably be able to write some 100, 200, 300 words on it. I would be able to frame. तो सबसे पहले तो अगर आप उस लेवल पे नहीं हो तो आप उस लेवल पे आइए सबसे पहले तो। बिकॉज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आई थिंक इंग्लिश में तो Mm-hmm. पूरा आंसर राइटिंग पे और कैसे आप अपने आंसर्स को फ्रेम करते हो उस पे ही है। आई थिंक टू Mm-hmm. हंड्रेड आउट ऑफ 300 मार्क्स इज योर आंसर राइटिंग और योर राइटिंग स्किल्स इन द एग्जामिनेशन, यू कैन से। Mm-hmm. तो सबसे पहले तो आपको वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। मतलब ये आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग काफी इसमें हेल्प करेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी ले लीजिए, ट्राई टू राइट 300 वर्ड आंसर ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। फिर आप खुद तो उसको देखिए, अगर आप किसी फ्रेंड्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी दिखाइए। आपको ये भी इसमें समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या चीजें कवर की है, क्या चीजें कवर नहीं की है। Mm-hmm. एंड मेनली अपनी खुद की मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू वुड गेट टू नो व्हाट आर सम बायसेस इन योर ओन राइटिंग स्टाइल। ठीक है। Mm-hmm. जैसे मैं व्हाट वेयर ये सब कवर कर रहा हूँ, क्या मैं एक पर्टिकुलर टाइप से मैं अपने सेंटेंसेस फ्रेम कर रहा हूँ और मैं वही रिपीट करता जा रहा हूँ क्या? एम आई ट्राइंग टू यूज वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स? एम आई नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई थॉट्स प्रॉपरली इन द एग्जामिनेशन? बिकॉज ठीक है, अगर आपके दिमाग में है तो आपको पेपर में भी लिखना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वही है। आरबीआई ग्रेड बी आई थिंक 200 आउट ऑफ 375, सो मोर देन 50%। एक Mm-hmm. तरह से आपका वही है आंसर राइटिंग, एंड राइटिंग स्किल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फ्रेम करना और लिखना आना चाहिए, एंड राइटिंग से भी ज्यादा टाइपिंग आना चाहिए। क्योंकि पेपर तो आप टाइप ही करना है। आपकी टाइपिंग स्पीड अगर Mm-hmm. नहीं है तो आप 40-45 वर्ड्स पर मिनट तक आपकी टाइपिंग स्पीड को लेकर आइए। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में तो इतना होता है कि आप टाइप करते करते इतना थक जाते हैं, ऐसा लगता है आप उंगलियां तोड़ दूं क्या आप अपनी।
इतना हम्म। टाइपिंग होती है पेपर में। एंड अगर आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो बाकी लोगों की जब कीबोर्ड की आवाज आती है टक 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 टक, तो यस, वैसे ही टेंशन एग्जैक्टली, बढ़ जाती है कि हाँ यार, इन लोगों ने एग्जैक्टली। लिखना भी स्टार्ट कर दिया है, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन आंसर एंड और फ्रेम वो माई भी आंसर। टुगेदर कितने सारे जो हाँ हॉल में बैठे होते हैं, तो एकदम से बहुत तेजी से आवाज आ रही होती है, ऐसा हाँ लगता है कि हम बहुत पीछे छूट रहे हैं या हाँ, क्या लिख रहे हैं बाकी वाले। एग्जैक्टली एक तो यू हैव, साइकोलॉजिकली भी बहुत प्रेशर आता है दिमाग पे। बहुत ज्यादा, तो उसके लिए आपको ट्रेन होना पड़ेगा। यू हैव ओनली सम फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स बिफोर यू फ्रेम योर आंसर, एंड यू वो क्रिएट अ मेंटल मॉडल एंड यू स्टार्ट टू टाइप योर आंसर। तो वो आपको सबसे पहले वो डेवलप करना है। स्टार्ट राइटिंग ऐसे, स्टार्ट राइटिंग कोई एक टॉपिक पकड़ लीजिए, इंडियन इकोनॉमी पे कुछ लिखना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज रीड करना बहुत ईजी है, किसी ने कंटेंट दे दिया, आपने रीड कर लिया, खुद से लिखो तब समझ में आता है कि हाँ इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट वेरी इजी। हम्म। सबसे पहले तो वही है, आई वुड ट्राई टू एडवाइज फेस टू के लिए जो भी कर रहा है, start writing, start putting your thoughts down on a piece of paper or in a word document. सेकेंडली सिलेबस, सिलेबस इज योर बाइबल। आप सिलेबस का, मैंने 2 साल यही किया है, फेज 2 का सिलेबस का मैंने प्रिंट आउट निकाल के अपने घर पे चिपका दिया अपने स्टडी टेबल के पास। एंड आई यूज टू रिफर टू दैट व्हेनेवर आई यूज टू फील लॉस्ट। वो एक है एक, मतलब कहीं मैंने सुना भी था दैट इट इज सॉर्ट ऑफ दिस थिंग बाइबल। आपको कहीं आप लॉस्ट, क्योंकि ये सब चीजें इतनी वो है ना, इंडियन इकोनॉमी और आरबीआई एंड इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक बार रीड करने जाओ तो देर इज नो एंड सॉर्ट ऑफ टू इट। आप रीड करने के लिए वो 20 पेज का भी एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको 100 पेज का भी मिल जाएगा। तो देन कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आप सिलेबस के एक एक वर्ड को आप रेफर कीजिए, तो आपको तब समझ में आएगा कितना कहाँ से क्या पढ़ना है, सबसे पहले। सेकेंडली स्कोरिंग चीजें हैं कुछ कुछ, आई थिंक फाइनेंस इज स्कोरिंग, मैनेजमेंट इज ऑल्सो स्कोरिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट मैंने 2 बार किया था। कुछ लोग मैनेजमेंट को पुट ऑफ भी कर देते हैं, आई थिंक दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। फेज 1 और फेज 2 के बीच में कर देते हैं मैनेजमेंट को, देर इज लाइक अ 4 वीक्स टाइम और 3 वीक्स टाइम, मैनेजमेंट इज रोट हम्म। लर्निंग। तो मैं तब उसको रट्टा मार लूंगा, नहीं तो मैं अभी से मारूंगा तो भूल जाऊंगा। आई डोंट थिंक दैट इज अ करेक्ट अप्रोच। मैंने क्या किया था, मैनेजमेंट मैंने फेज 1 से पहले, काफी पहले ही कर लिया था, और उसके खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लिए थे मैनेजमेंट के। एंड फेज 2 के उसके बाद ये होता है कि फेज 1 एंड फेज 2 के बीच में आपको जो गैप मिलता है, उसमें आपको सिर्फ वो रिवाइज करना है। तो इतना वो नहीं है, प्रेशर नहीं पड़ता आपको मैनेजमेंट का। एंड मैनेजमेंट इज वेरी स्कोरिंग, मैनेजमेंट में आप स्कोर कर पाओगे अच्छे से। फाइनेंस के बारे में भी सेम है, देर इज नॉट अ लॉट ऑफ डायनामिक स्टफ। आप अगर एक बार आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर दिया, 2 बार अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एंड यू नो दैट यू आर एबल टू राइट एन आंसर ऑन दैट, तो यू विल बी डूइंग वेल। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का ये हो गया। ईएसआई के लिए पहले, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। आरबीआई की वेबसाइट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला, आपका न्यूज़पेपर रीडिंग एंड द वेबसाइट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशंस एंड एवरीथिंग, सर्कुलर्स, आरबीआई की कुछ स्कीम्स है, फॉर एग्जांपल देर आर सर्टन थिंग्स विच आर आस्क्ड इन द पेपर विच आर नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, तो जो आप अगर एस्पिरेंट है तो आपको पता होना चाहिए, बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो थी, उसके ऊपर लास्ट ईयर आई थिंक एक आंसर आ गया, तो वो सिलेबस में भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। बट आपको पता है, आप अगर वेबसाइट भी गो थ्रू कर रहे हैं, आपको पता है दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, एंड अगर आंसर आता है तो आपको, यू शुड बी एबल टू जॉट डाउन 200 300 वर्ड्स ऑन द सेम। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आई थिंक आई रिमेंबर एक और आंसर आ गया था ओएनडीसी पे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। हम्म। नाउ ये शायद आपको कहीं मिले भी ना, शायद आपको किसी कोचिंग के कंटेंट में भी ना मिले, शायद आपको नाम पता भी ना हो, बट अगर आप एस्पिरेंट है, आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो यू हम्म। नो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, यू नो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ न्यू इनिशिएटिव गवर्नमेंट का, और इस पे पूछा जा सकता है, तो उस पे भी पूछा गया था एंड आई वाज एबल टू आंसर दैट। तो आपको अपने आँख कान नाक सब खुली रखनी पड़ेगी एज एन एस्पिरेंट, आपको पता होना चाहिए यस, that और ये दोनों जो जैसे रिटेल डायरेक्ट स्कीम की बात की हाँ आपने, ओएनडीसी, और ये हमने जैसे कि अगर आपको याद हो, ओएनडीसी प्लस रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो हमने लास्ट टाइम पे हम जैसे देते हैं ना रिवीजन कंटेंट, तो हाँ दोनों हाँ में मेंशन था ये हाँ हाँ हाँ, दोनों। और साथ में रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जिस पे यस सर, क्वेश्चन ये सब भी हमने उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट में ऐड कर रखा था। और रीजन यही था कि हमारा भी कि हम भी ऑफिशियल सोर्स यूज करते हैं हमेशा, कंटेंट है वो पूरा हम्म आरबीआई वेबसाइट या हम्म गवर्नमेंट वेबसाइट्स ऑफिशियल सोर्सेज से प्रिपेयर किया गया। सर आपका हाँ आई थिंक आपका रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट भी मैंने रेफर किया था। और स्कीम्स की, फॉर एग्जांपल मैं जैसे ईएसआई की बात कर रहा हम्म। था, ईएसआई में जो स्कीम्स की एक लिस्ट दी थी शायद आपने, तो हम्म। ईएसआईसी में, ईएसआई सॉरी, ईएसआई में स्कीम्स में वंस अगेन यू हैव टू पिक एंड चूज, जैसे कि देर आर लाइक 70 स्कीम है, 80 स्कीम है, जो भी हम्म। है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इसमें से मेरे पास कितना टाइम है, मैं कितनी स्कीम्स कर पाऊंगा। तो आई थिंक आपके स्कीम के डॉक्यूमेंट में से मैंने आई थिंक आई पिक लाइक 20 to 30 स्कीम्स, और उन स्कीम्स को मैंने फिर अच्छे से किया था अपने पेपर के हिसाब से। उन स्कीम्स हम्म। के बारे में मैंने सब कुछ किया था। तो स्कीम्स आपको ऐसे करनी है ईएसआई के लिए, अदरवाइज
आप अपना सिलेबस कीजिए, स्कीम्स कीजिए, आरबीआई वेबसाइट कीजिए, हम्म न्यूज़पेपर कीजिए, मैं इतना हम्म करके गया। एंड फेज टू के लिए हाँ, वन ऑफ द इग्नोर्ड सेक्शंस इन फेज टू, पीपल बहुत इग्नोर कर देते हैं और वो बैकफायर काफी कर जाता है, इज इंग्लिश। डोंट इग्नोर इंग्लिश। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, डोंट जस्ट अज्यूम कि मैं ऐसे राइटिंग भी प्रैक्टिस कर दूंगा, मेरा ऐसे भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो नहीं होता है, बिकॉज मैंने एक बार वो करके देखा है और 2022 में वो बैकफायर भी काफी हुआ है। तो ऐसे राइटिंग भी प्रैक्टिस कीजिए, प्रेसी राइटिंग भी प्रैक्टिस कीजिए। एंड प्रेसी के लिए फॉर एग्जांपल ऐसे के लिए आई जस्ट टुक टॉपिक्स फ्रॉम द इंटरनेट और मुझे जो लगता था इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड ऑल्सो से कि जैसे ये कुछ बोला जाता है कि लकी वही होता है जो हार्डवर्क करता है। जो फॉर एग्जांपल मैंने एसेस की एक लिस्ट बनाई थी, टेंटेटिव एसेस की, उसमें मैंने क्लाइमेट चेंज पे बहुत अच्छा ऐसे प्रिपेयर किया था, बिकॉज मुझे खुद को एक इंट्यूशन था कि इस पे आ सकता है। तो आई वॉज वेरी लकी इन दैट रिगार्ड कि क्लाइमेट चेंज पे ना सिर्फ एक ऐसे आया था लास्ट ईयर, बट देयर वाज आल्सो अ क्वेश्चन which was almost entirely based on climate change and its impact on Indian economy. तो अगर आप ऐसे मेहनत करेंगे तो आपको काफी जगह पे उस चीज का फायदा होता है। ऐसे में फॉर एग्जांपल ये है प्रेसी में, ना सिर्फ इट्स इम्पोर्टेंट टू लिमिट योर प्रेसी इन सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड्स, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेसी को एक कैची टाइटल दें। तो प्रेसी के लिए तो मैंने ये भी किया था, आई हैड प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ टाइटल्स, मतलब एक ड्राफ्ट, मतलब वो बनाया था मैंने लिस्ट कि मैंने किसी पे भी प्रेसी आए, मैं इसको इस तरह से मैं इसको एक टाइटल देके वो कर सकता हूँ, इसमें डाल सकता हूँ। एंड उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में ऑल्सो आई थिंक 2 साल से जो कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा रहा है उसका लेवल काफी अच्छा है। आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर स्पेस के ऊपर कुछ पूछा गया था एंड लास्ट ईयर इट वाज ऑन मेडिकल साइंस और जर्म्स और समथिंग। तो कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा वो लोग नहीं पूछ रहे हैं कि जिसके ऊपर यू वुड बी एबल टू राइट 80 वर्ड्स ऑन योर ओन। ठीक हम्म है, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी यू नीड टू प्रैक्टिस, आप ऑनलाइन देख के उसको प्रैक्टिस कीजिए। एंड वो जैसे बोलते हैं नंबर ऑफ मार्क्स का इंटू 10 टाइम्स आपके वर्ड्स होने चाहिए, वो बनाना, क्योंकि वहां पे डिफिकल्ट होता है। अंडर टाइम प्रेशर, व्हेन योर फिंगर्स आर टायर्ड, व्हेन योर माइंड इज टायर्ड, इट इज डिफिकल्ट टू कम अप विद वर्ड्स। तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा। तो इंग्लिश में भी ऐसा कीजिए। एंड मेनली फेज टू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डू नॉट अटेम्प्ट द एंटायर पेपर। कोई एक आंसर में अपना ऐसा मत टाइम आप डाल दीजिए कि आप बाकी आंसर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है उसके उसके वजह से। ट्राई टू हैव अ पेपर दैट्स अबव एवरेज। ठीक है, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ट्राई टू हैव अ पेपर दैट्स अबव एवरेज। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर में 200 से ज्यादा ही निकालना है, 200 से ज्यादा तो वैसे भी एक या दो लोगों को आ रहे हैं हर साल। अबव 190 इज एन अमेजिंग स्कोर, अबव 180 इज ऑल्सो वेरी गुड स्कोर। ठीक है, और आपने कट ऑफ भी मीट कर लिया तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड। तो ट्राई टू हैव एन अबव एवरेज पेपर। आप अपना एक पेपर पे इतना जोर वो मत डालिए, मतलब जस्ट रियलाइज दैट यू वुड नॉट प्रॉब्ली बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन टू योर ओन मैक्सिमम पोटेंशियल। कुछ क्वेश्चन को आंसर करके आपको खुद को लगेगा यार मैंने ये क्या लिखा, आई कुड हैव रिटन अ बेटर आंसर, बट देयर इज नो टाइम टू गो बैक, देयर इज नो टाइम टू रीड द योर आंसर वंस अगेन। जस्ट नो दैट इफ यू हैवंट मेड एनी grammatical mistakes, if you have been able to write an average answer also, it's okay. yes. So what was the major source you used for the phase 2 preparation? फेज टू के लिए जस्ट सर मैंने आपको बताया था, आई थिंक फॉर दिस ऑल्सो, कि आपका मैंने कोर्स का बाय किया था, क्रैक रेट का जो कोर्स था उसके हिसाब से, एंड अदरवाइज सिलेबस के हिसाब से एंड आपके कोर्स के हिसाब से मैंने सारे टॉपिक्स उसमें से ही किए थे। एंड आंसर राइटिंग के लिए मॉक टेस्ट देने का, जैसे आई वाज ऑलरेडी अ वर्किंग कैंडिडेट, आई डिड नॉट हैव मच टाइम टू हम्म गिव मॉक टेस्ट, तो मैं वो तो नहीं देता था। बट अदरवाइज आई हैड यूज्ड योर रिपोर्ट्स का भी, आई थिंक यू केम अप विद अ पीडीएफ व्हिच वाज वेरी गुड। आई थिंक एक आई थिंक 1 or 2 reports were directly asked from that पीडीएफ हम्म only. तो आई मेनली रिफर टू योर ओन दिस थिंग। उसके अलावा यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे जो मेरे खुद के नोट्स थे, हम्म मैनेजमेंट के भी जो मेरे खुद के नोट्स थे, वो मैंने सारे रेफर किए थे फेज टू के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीआई वेबसाइट के भी जो थे, एंड आरबीआई की वेबसाइट रेफर की थी। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट, न्यूज़पेपर्स ऑफ कोर्स। ओके ओके। एक और जनरली जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मतलब मल्टीपल सोर्स की तरफ जाते हैं. You have appeared 3 times, means seriously 2 times in RBI Grade B. So is it required, seriously required, you should follow multiple source for this exam? देर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट सर। वो आप आरबीआई ग्रेड बी में अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे भी अपना टाइम पूरा वेस्ट कर देते हैं, टेलीग्राम से हर जगह से डिफरेंट कंटेंट निकालेंगे। दे थिंक कि अलग कुछ कंटेंट में कुछ अलग ही मिल जाएगा, बट कुछ नहीं होता है, मोर और लेस इट्स जस्ट द सेम थिंग। एंड मतलब आई हैव आल्सो रेड सम अदर थिंग्स बट इट्स मोर और लेस द सेम थिंग। वो आप ज्यादा जितने ज्यादा सोर्सेस रिफर करेंगे उतना आपके दिमाग में ही खिचड़ी बन जाएगा, आपको खुद ही नहीं समझ आएगा वही है मैंने ये कि कहाँ से बनाया था। एट द एंड आपको क्रैम वही फैक्ट्स करने हैं जो सब जगह हाँ हाँ, अवेलेबल है.
डिस्क्रिप्टिव में एट द एंड आपको अपना आंसर लिख। हाँ, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप कंफ्यूज ही ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप ज्यादा हाँ सोर्सेस हाँ पढ़ेंगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड प्रोबेबली आपके रिक्रिएशनल एबिलिटी पे एग्जाम में वो, आई थिंक इट वुड पुट अ डेंट इन दैट। एंड आप, टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन, तो आप एक सोर्स रेफर कीजिए। एंड टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन व्हाइल यू प्रिपेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक सोर्स रेफर करेंगे तो रिविजन में भी फायदा होता है, जल्दी रिविजन हो जाता है, यू नो व्हाट टू स्टडी फ्रॉम वेयर टू स्टडी। सो फेज 2 के लिए भी कितने मंथ्स का करंट अफेयर रेफर किया था? फेज टू के लिए जस्ट, और जैसे फेज वन का तो किया ही था, उसके अलावा जो बीच में जो 4 to 6 मंथ्स के लिए फेज वन का था, वो मैंने दोबारा एक बार रिवाइज कर लिया था, फेज वन वाला। और फेज वन और फेज टू में जो गैप था उतने पीरियड का थोड़ा था, वो कर लिया था बस। ओके ओके। So now comes to the most important thing, that is the interview part, and you suffered last year. So यस सर। what new things you added on? Means you worked on this time, scored very good mark, decent marks. You have scored 57, I think, यस and सर। 57 is the decent marks this time. सर फेज टू में आई थिंक आई वुड से कि लास्ट टू लास्ट ईयर में और 2023 में डिफरेंस ये था कि पहले तो मैंने अपियर नहीं किया था इतने हाई लेवल के इंटरव्यू। आई हैड अपियर्ड फॉर आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ इंटरव्यूज। एंड बिलीव मी, इफ यू हैड अपियर्ड फॉर आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ इंटरव्यूज, आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू का लेवल अलग ही होता है। इट इज Mhm. नोवेयर एज कम्पेयर टू दैट, बिकॉज ऐसा लगता है कि उन इंटरव्यूज में लोग आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, और आरबीआई ग्रेड बी में ये लोग आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है। सो द इंटरव्यू वुड बी ग्रिलिंग। अभी कुछ लोग लकी हो जाते हैं, द इंटरव्यू इज वेरी कॉर्डियल। एंड बट फॉर अदर पीपल, फॉर 2022 में जैसे मेरा इंटरव्यू काफी ग्रिलिंग था, एंड आई आई वुड से आई सॉर्ट ऑफ बकल्ड अंडर प्रेशर। और मैं प्रेशर में आके, मेनली इट्स इम्पोर्टेंट कि वो आपके ऊपर स्ट्रेस इसलिए डालने का ट्राई करें, दे आर ट्राइंग टू सी whether you are still able to think, whether you are still able to answer, whether you are still able to maintain the same level of confidence under pressure. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, बिकॉज कल को आपको जॉब भी असाइन होगी, उसमें आपको यही करना है, आपको यही डिस्प्ले करना है। इफ योर, अगर आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालने से आपके दिमाग का और मुंह का लिंक खत्म हो जा रहा है, तो वो काफी वो है उसमें इंटरव्यू में। पहले तो ये है, तो मेरे इसमें सर वही था, आई वॉज वेरी नर्वस। और आई थिंक Mhm. उन्होंने वो देखा भी, तो वो काफी बैकफायर किया मेरे ऊपर इस साल कंपैरेटिवली। एक तो सर मैंने सबसे पहले ये किया कि लास्ट ईयर आई वाज इमीडिएटली आंसरिंग द क्वेश्चंस, दिस ईयर आई ट्राई टू टेक अ पॉज। एंड मैंने उनको काफी बार बोला भी, कैन आई थिंक अबाउट दिस, एंड आई आंसर्ड द क्वेश्चन इन अ वेरी स्लो एंड इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर। पहले तो ये किया। दूसरा, लास्ट ईयर सर मैंने 2022 में इतना वो कर दिया था कि आई हैड प्रिपेयर्ड माई ओन वर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें आई हैड लाइक 600 क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू। Mhm. एंड बिकॉज आई वाज लाइक कि जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे सब इसमें कैप्चर कर लेता हूँ, और फिर इससे बाहर कुछ पूछा ही नहीं जा सकेगा। बट वो अप्रोच पूरी तरह फेल हो गई मेरी उसमें, क्योंकि आप कैप्चर कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज यू वुड नॉट नो वो लोग कहाँ से क्या पूछेंगे, हाँ, बिकॉज इतने इंटरव्यू क्वेश्चन हमेशा सब्जेक्टिव होता है, कि मतलब वो सब्जेक्टिव हमें, इट सिचुएशन इज पे डिपेंड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में इंटरव्यू लेके जाते हैं। एग्जैक्टली, एंड द नेचर ऑफ द इंटरव्यू दैट इट इज अनप्रेडिक्टेबल ओनली, वो अनप्रेडिक्टेबल ही है। तो आप अगर सोचोगे कि मैं इतने क्वेश्चंस की लिस्ट बना लूं तो इसी में से आएगा या ऐसा कुछ होगा, तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो वो बैकफायर हुआ था काफी मेरे ऊपर। कंपैरेटिवली इस साल मैंने बायोडाटा के बेसिस पे जितने क्वेश्चंस थे वो प्रिपेयर किए। आई फोकस्ड ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज वेबसाइट, आई फोकस्ड ऑन न्यूज़पेपर, एंड आई फोकस्ड ऑन माय ओन वर्क एक्सपीरियंस, एंड उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन थे वो प्रिपेयर किए। सो बिलीव मी और नॉट, इंटरव्यू आपका बायोडाटा के बेसिस पे ही होगा। आप बायोडेटा के बेसिस पे जितने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर पा रहे हैं, मेक श्योर कि उनमें तो आप कुछ वो मिस ना करें, उसमें कुछ वीक एरिया नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, there will be 6 people or 5 people in front of you, questions will be shot at you right and left, and हम्म। आपके ऊपर प्रेशर भी बनाया जाएगा। मेक श्योर यू आर एबल टू आंसर इन अ कॉन्फिडेंट मैनर। आपको जो नहीं आता है आप बोलिए, सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, आई विल रीड ऑन दिस। टेक सम टाइम इफ यू वांट टू थिंक, एंड जस्ट पुट ऑन योर बेस्ट शो। आप दिखाइए कि आप कॉन्फिडेंट है, दैट यू आर एबल टू थिंक एंड यू आर एबल टू आंसर थिंग्स, एंड जो नहीं आता है वो नहीं आता है। ओके ओके। सो हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट दिस टाइम? सर आफ्टर द इंटरव्यू और बिफोर द इंटरव्यू, मतलब सिलेक्शन आफ्टर के द लिए? इंटरव्यू, आफ्टर द आफ्टर इंटरव्यू। द इंटरव्यू सर आई वाज कॉन्फिडेंट, बिकॉज मेरा इंटरव्यू भी थोड़ा ठीक हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया भी कि एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, एंड while I was answering that question, the interview panel member, respective panel member, stopped me and he said, ठीक है, आप ये आंसर मुझे बाद में भी दे सकते हैं। And he started So smiling. they gave a hint to you. मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा, आई डोंट नो वेदर इट वाज देयर और नॉट, बट हाँ, उन्होंने ऐसा बोला कि ये आंसर आप मुझे बाद में भी दे सकते हैं। सो देन आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑफ माय चांसेस ऑफ सिलेक्शन आफ्टर दैट।
Then It after depends. selection, after joining RBI, you should meet that person and you should answer. I would definitely try if I'm able to beat that person after joining. Okay, okay, okay. So, Mon, we have discussed all the aspects of preparation, and so any advice to the future aspirant? Hmm, don't fear failure. सबसे पहले तो ये है ना? And if you're giving it, if you're dedicated, then give it your all. You know what your distractions are. मतलब मुझे पता था मेरे क्या distractions है, मुझे क्या चीजें शट डाउन करनी है. हम्म, आपको कोई ऐसी चीज नहीं बता देगा. जैसे मैंने भी इस इंटरव्यू में जो सर ने अभी मेरे साथ बात की है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं बताई होगी जो आपको नहीं ऑलरेडी पता है. मोस्टली लोगों का यही होता है, लोगों को पता होता है बट दे जस्ट वांट अदर्स टू टेल दैट थिंग टू देम. तो यू नो व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, यू नो व्हाट योर वीकनेसेस आर, यू नो व्हाट यू नीड टू डू, सो गेट ऑन टू डूइंग इट. मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम, योर टाइम हम्म, इज लिमिटेड. गिव इट योर 100% शॉट. एंड मैं तो खुद को यही बोलता था कि दिस इज अ सैक्रिफाइस जो आगे पे ऑफ करेगा. बिलीव बिलीव करो कि पे ऑफ करेगा मोस्टली, क्योंकि पे ऑफ करता ही है 100% ऑफ द टाइम्स. इट डज पे ऑफ. एंड आई यूज टू गिव माई सेल्फ दिस एग्जाम्पल कि एक अगर कोई यज्ञ है तो उसमें आहुति देनी पड़ती है, बिकॉज दिस इज लाइक अ बिग यज्ञ, बिग रीडिंग एग्जामिनेशन. तो माई ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, दिस दिस लाइक एन आहुति. तो मैं उसमें सैक्रिफाइसेस दे रहा हूँ, तो समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव विल कम आउट ऑफ इट. इट हैज टू कम आउट. बिलीव इन योर सेल्फ. एंड कंपटीशन देख के डरो मत. आपको अगर आप मेहनत करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका अंदर से बढ़ता भी है. एंड यू विल हम्म, रियलाइज दैट आई डू हैव अ गुड चांस. यू विल स्टार्ट टू फील थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स कम योर वे. और आपका पेपर जैसे जाएगा, मॉक टेस्ट जैसे जाएगा, आपको समझ आएगा. इट इज नॉट समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, डेफिनेटली नॉट समथिंग विच इज इम्पॉसिबल. इट इज डूएबल. इट इज डिफिकल्ट for sure, but it is doable. I think a lot of people would see this, they would take the same message from this. Okay, one more question I generally ask all our followers or all our selected candidates. Then this is a competitive world, aggressive marketing, and how did you choose Craig Redby? सर ट्रैक डिडबी का सबसे पहले जब 2022 में मैंने कुछ आपके वीडियोस देखे थे, आई थिंक, तो उसमें मुझे लगा था कि मतलब एक जेन्युइन, आपसे आपकी पर्सनालिटी से एक जेन्युइननेस मुझे फील हुई थी. तो मुझे लगा था ठीक है चलो करके देखते हैं उस टाइम पे क्रैक डिडबी का. एंड व्हेन आई स्टक विद दैट आई रियलाइज कि मतलब सही है. मतलब मेनली आप एफर्ट काफी लेते हैं सर. आई थिंक यू टेक अ लॉट ऑफ पर्सनलाइज एफर्ट आल्सो in creating your content in, मतलब I remember, I think we were just talking also about IFSCA. तो IFSCA के एग्जाम से जस्ट आई थिंक अ कपल ऑफ डेज प्रायर टू द एग्जामिनेशन आपने PYQs दिए थे. एंड उसमें से काफी कुछ आ गया था. तो इवन अंटिल द लास्ट मोमेंट इट्स नॉट जस्ट अस प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स, एंड आप खुद भी प्रिपेयर करते हैं लास्ट मोमेंट तक. पेपर के लास्ट मोमेंट 2 दिन 3 दिन Yes. पहले आप PYQs देते हैं जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स. तो आई थिंक आई stumbled upon crack rate भी बाय चांस. वो ऐसा इंट्यूशन आया था, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दैट डिसीजन. Okay. So, thank you very much, Mohan, for this wonderful session. थैंक यू. And I wish you good luck for your future journey. थैंक यू And वेरी मच. thank you.